नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई को बैन कर दिया है 5 सालों के लिए और इससे जुड़े तमाम 8 संगठनों को भी बैन कर दिया गया है। इसको लेकर के अब लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े राजनेताओं के बयान इसको लेकर के सामने आए हैं। जहां कुछ ने इसको लेकर के समर्थन जाहिर किया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी विपक्षी खेमे हैं जिनको लगातार पीएफआई के बैन होने पर बेचैनी सता रही है। आपको बता दें, जहां लालू यादव ने यह कह दिया कि आरएसएस पर भी बैन करना चाहिए, जिस तरीके से पीएफआई की जांच की गई उसे बैन किया गया। आरएसएस तो पीएफआई से भी बदतर है। इसी के साथ ही आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। उन्होंने पीएफआई बैन का स्वागत किया है और कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह बड़ा ही अच्छा फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही सपा के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि पीएफआई मुस्लिम हितैषी संगठन था, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। तो तमाम लोगों ने इसको लेकर के अपने रिएक्शंस दिए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वही मनसे के कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा खुशी है कि पीएफआई बैन होने पर उन्होंने जश्न मनाया। इसी के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पटाखे फोड़े और लड्डू भी बांटा। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिनमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। वहीं आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध का जश्न मनाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और लड्डू भी बांटे। आपको बता दें कि वही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर लगे बैन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था। यह मुस्लिम की हितैषी है, इसलिए इसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया, बर्क ने इसके अलावा पीएफआई को सियासी पार्टी भी करार कर दिया। साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुसलमानों की पार्टी तो एआईएमआईएम भी है, उस पर तो बैन नहीं है, उन्होंने जवाब दिया कि पीएफआई को मैं राजनीतिक दल मानता हूं। इसी के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बरेली में मीडिया को बताया कि सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है। भारत की सरजमी कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमी नहीं है और न यहाँ ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की एकता अखंडता को खतरा हो। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि पटेल ने भी कभी आरएसएस को बैन किया था। ऐसे में सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इसको विवादित बयान माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बन्ना गुप्ता पीएफआई का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां तमाम आतंकी गतिविधियों और जिस तरीके से हिंसक गतिविधियां देश के अंदर हुई हैं, उसके तहत कहीं न कहीं पीएफआई का कनेक्शन खुलकर के सामने आया है और तब जाकर के केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। इसके बावजूद बन्ना गुप्ता ये कह रहे हैं कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएफआई को बैन कर रही है। वैसे अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबिदीन अली खान ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुपालन और आतंकवाद की रोकथाम के लिए किया गया है और सभी को इसका स्वागत भी करना चाहिए। ये कार्रवाई तो बहुत पहले ही कर देनी चाहिए। करीब 5 साल पहले जब ये मुद्दा उठा था, तभी केंद्र सरकार को इसे बैन कर देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए। इसी के साथ ही आपको बता कि सीपीआईएम का भी कहना है कि जहां पीएफआई को बैन किया गया है, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो देश में
मुद्दा चल रहा है, चाहे बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। और अगर पीएफआई को बैन किया गया है तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है इससे खुश नहीं दिखाई दे रहा है और उनको पीएफआई के बैन होने पर चिंता सता रही है, बेचैनी भी हो रही है। और इसी के साथ ही लोग ये सवाल कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि तमाम जो पीएफआई को लेकर के सबूत सामने आए थे, आपको बता दें कि जहां एनआईए ने अभी हाल ही में 2 बार रेड करी थी इसको लेकर के, तो 300 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में पूरे देश भर से। और कहीं ना कहीं जो इसके लिंक है वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए पाए गए, जिसके बाद यह फैसला लिया। इसके बावजूद विपक्ष के तमाम ऐसे नेता जो बार बार केंद्र सरकार को इस फैसले पर घेरती हुई दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। बता दें, टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बता दें, टेरर लिंक को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिले पुख्ता सबूत के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया है। बता दें कि इस संगठन पर पहले से ही बैन की मांग लगातार की जा रही थी, मगर एनआईए ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है, शुरू से ही विवादित संगठन पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया गया है। बता दें, नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और कर्नाटका में बीजेपी नेता की हत्या समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में इस पीएफआई संगठन का नाम सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगता रहा है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। और यही वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के इस संगठन के शामिल होने की सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही इस पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का भी आरोप है। आप बता दें कि ईडी की जांच में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस सामने आए हैं जिसमें कि उसके सोर्सेस क्या हैं उसका पता नहीं चला और कैसे इसको फंडिंग की जाती थी, विदेशों से इसको लेकर के फंड आते थे, इसका भी पता नहीं चला कि आखिर ये फंड कौन करता था और क्यों करता था। इसी के साथ ही ये फंड जो कलेक्ट किए जाते थे उनका उपयोग टेरर और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिनमें जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसे लागू करने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना में कहा गया है और तमाम जो नेताओं के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं उसको देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएफआई को बैन करना कितना जरूरी हो चुका था, क्योंकि तमाम जो हिंसक गतिविधियां हो रही थी उसमें पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।